हमने टॉपिक लिया है द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस क्या है? इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1945। हेडक्वार्टर उसका अभी न्यूयॉर्क में है। करंटली उसमें 193 मेंबर स्टेट है, यानी 193 कंट्रीज है, ऐसा कहा तो भी चलेगा। तो मेंटेन इसका मेजर काम है इंटरनेशनल पीस प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ। यानी कि अगर किसी कंट्री में पीस सिक्योरिटी का अगर कोई दिक्कत है या अदरवाइज कहाँ वार चल रहा है या किसी कंट्री पे अटैक हो रहा है, तो अगर वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उन लोगों को ह्यूमन राइट अवेलेबल करके देना। अगर उनको कोई दिक्कत है वॉर के टाइम पे ह्यूमैनिटेरियन उनको मदद करना, मेडिसिन देना, उनको मदद करना। प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि किसी कंट्री का अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है फॉर सम रीज़न, लाइक फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक, उनके पास सही से पैसा नहीं है, तो उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में मदद करना एंड उनको पैसा देना, जिसके वजह से दे कैन इम्प्रूव देयर कंट्री एंड दे कैन इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल। अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ, यानी कि अगर कोई एक बड़ी कंट्री छोटी कंट्री पे अटैक कर रही है तो छोटा कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूनाइटेड नेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यूनाइटेड नेशन आने से पहले एग्जैक्टली लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश हुआ था 1919 में, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस हुआ था। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस के अंडर लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हुआ था कि वट एवर द लाइक दुनिया में अगर वॉर होने वाला है, अगर उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द प्रिकॉशन मेजर टू बी टेकन एंड व्हाट मेजर्स टू बी टेकन सो दैट देयर विल नॉट बी एनी फ्यूचर वॉर। तो उसके लिए लीग ऑफ नेशन को एस्टेब्लिश किया था टू प्रमोट इंटरनेशनल cooperation and achieve peace and security है। rather means फ्यूचर अवॉइड वॉर अवॉइड करने के लिए, वर्ल्ड वॉर अवॉइड करने के लिए, वॉर अवॉइड करने के लिए लीग ऑफ नेशन को एस्टेब्लिश किया था। बट फॉर सम रीज़न क्या हो गया, ये होने के बावजूद भी लीग ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया। इसकी वजह से क्या हो गया कि जो लीग ऑफ नेशन है तो ये एग्जैक्टली सक्सेसफुली काम नहीं कर पाया। इसका जो फाउंडिंग फादर था तभी वो अमेरिका था, तो अमेरिका एग्जैक्टली उसका मेंबर नहीं बन पाया लीग ऑफ नेशन का। उसकी वजह से क्या हो गया कि लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, और लीग ऑफ नेशन की जगह पे इन कमिंग डेज दे हैव एस्टेब्लिश वन मोर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कॉल्ड एज अ यूनाइटेड नेशन, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी 1919 में एस्टेब्लिश किया था अलॉन्ग विद द यूनाइटेड नेशन चार्टर। तो इनिशियली जब 1945 में यूनाइटेड नेशन सेटअप हुआ था तो 50 कंट्रीज साइंड द यूनाइटेड नेशन चार्टर। चार्टर यानी कि एक्ट है या रूल है कि जिसके अंडर यूनाइटेड नेशन है जो अपना वर्किंग करेगा। यूनाइटेड जो नेशन है उसका चार्टर 1945 में एग्जैक्टली साइन हुआ था, फाउंडेशन ट्रीटी। और ये एग्जैक्टली चार्टर जो है यूनाइटेड नेशन का, ये एग्जैक्टली फाउंडेशन ट्रीटी है कि एग्जैक्टली फाउंडेशन एग्जैक्टली रोड ब्लॉक या रूल्स रेगुलेशन बनाता है कि जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल गवर्नमेंटल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इंटरनेशनल गवर्नमेंटल जो भी ऑर्गेनाइजेशन या कंट्रीज है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करेगी, कैसे एक दूसरे को ट्रीट करेगी, कैसे एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेगी, सम्मान करेगी। तो उसके बारे में दे हैव गिवन द रूल्स, प्रोटोकॉल, सब रूल्स, सब क्लॉजेस इन दैट पर्टिकुलर चार्टर। कंपोनेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो जो यूनाइटेड नेशन है वो मेजरली एग्जैक्टली 6 ऑर्गन से बना है। तो फर्स्ट वन है जनरल असेंबली, उसके बाद है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके बाद है ट्रस्टीशिप काउंसिल, उसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसका एग्जैक्टली हेडक्वार्टर की तरह हेग में है एंड उसके बाद है यूएन सेक्रेटेरिएट। तो बाकी जितने भी ऑर्गन है उनके सारे के हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क अमेरिका में ही है। यूनाइटेड नेशन का सबसे पहला ऑर्गन है जनरल असेंबली। एग्जैक्टली जनरल असेंबली क्या है कि पूरे वर्ल्ड की जितने भी रिकॉग्नाइज कंट्री है तो सारी रिकॉग्नाइज कंट्री फॉर द टाइम बिंग अभी इस जनरल असेंबली का हिस्सा है या मेंबर है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसके पास अभी फिलहाल 193 मेंबर स्टेट है, यानी 193 इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्रीज है। ईच ईयर सितंबर में ये सारे कंट्रीज एक साथ मिलते हैं सितंबर में इन जनरल असेंबली हॉल न्यूयॉर्क में। उसको ही वो एनुअल जनरल असेंबली सेशन ऐसे कहते हैं। तो हर साल एवरी कंट्री मीट्स इन न्यूयॉर्क। अगर मान लीजिए कोई अगर इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीस, सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, बजटरी मैटर्स, इन मैटर्स में क्या है कि 2/3 मेजॉरिटी एग्जैक्टली जो जितने भी मेंबर कंट्रीज है उसमें से 2/3 मेजर कंट्री का उसको असेंट चाहिए या कंसेंट चाहिए। अगर मान लीजिए नॉर्मल अगर कोई इशू है
तो अदर जो इशू है वो अराउंड सिंपल मेजोरिटी यानी 51% जो भी अगर अप्रूवल आ गया तो भी दैट कैन बी अप्रूव्ड। द प्रेसिडेंट जो होता है जनरल असेंबली का वो इलेक्ट होता है हर साल के लिए और उसका जो टर्म होता है वो 1 ईयर होता है। कमिटी जो होती है जनरल असेंबली की एग्जैक्टली मेन 6 कमिटी है, तो वो 6 कमिटी गाइड करती है यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली और उसके फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए। तो 6 कमिटी जो है जनरल असेंबली के मेन, तो फर्स्ट कमिटी है डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमिटी, उसके बाद सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल कमिटी, उसके बाद सोशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन, सो डीकोलोनाइजेशन, एंड उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कमेटी एंड लीगल कमेटी। तो जो भी ये कमेटी है ऊपर दी हुई है, तो ईच मेंबर स्टेट यानी कि इस पूरे कमेटी में क्या है, ईच मेंबर स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 पर्सन ईच ऑन मेन कमेटी, यानी कि हर कमेटी जो भी पूरी 190 कंट्री है वो एग्जैक्टली इस कमेटी का हिस्सा है और हर कंट्री अपना मिनिमम एक मेंबर इसको मिनिमम एंड मैक्सिमम एक नंबर दे सकती है। तो जो यानी कि एवरी कंट्री विल गेट अ रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन एट अ कमिटी लेवल। तो जनरल जो कमेटी होती है, तो जनरल कमेटी का काम होता है कि जनरल असेंबली अपना काम सही से कर रही है कि नहीं है, या अदरवाइज उसकी जो भी कमेटी उन्होंने फॉर्म की है वो कमेटी अपने सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, और या करने के लिए उनको कुछ मदद चाहिए या करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो कैसे सॉर्ट आउट कर सकता है, इसके लिए जनरल कमेटी काम करती है। तो जो भी जनरल कमेटी होती है उसमें प्रेसिडेंट होता है जनरल असेंबली का, प्लस 21 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्लस चेयरमैन ऑफ 6 मेन कमेटी, यानी कि जो जनरल कमेटी है तो जनरल कमेटी में एग्जैक्टली ये जो 6 कमेटी है तो 6 कमेटी के मेन चेयरमैन होते हैं एंड प्लस 5 परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो अपना सिक्योरिटी काउंसिल का जो भी परमानेंट मेंबर है अपना अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव इस जनरल कमेटी में रिप्रेजेंटेटिव कह के देते हैं। सिक्योरिटी जो काउंसिल है यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गन, वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है इन ऑल ऑर्गन, क्योंकि क्या है कि इसको इंटरनेशनल पुलिस ऑफ द इंटरनेशनल पुलिसमैन ऐसा भी कहा जाता है। तो इसका मेजर काम जो है सिक्योरिटी काउंसिल का मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो दुनिया भर में अगर कहीं भी वॉर हो रही है तो उस वॉर को अवॉइड करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल कैन वोट एंड इट कैन स्टॉप द वॉर एट एनी मोमेंट। बट उसके लिए क्या है कि जो भी उसके 5 परमानेंट मेंबर है वो 5 परमानेंट मेंबर का एग्जैक्टली उसमें क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। विदाउट दैट दे कैन नॉट स्टॉप एनी वॉर इन द वर्ल्ड। तो उसमें 15 मेंबर स्टेट होते हैं इसके सिक्योरिटी काउंसिल के, तो 5 तो उसमें परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और उसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं 2 साल के लिए बाय द जनरल असेंबली ऑन रीजनल बेसिस, यानी रीजन टू रीजन हर कंट्री को मिनिमम 2 साल उनको क्या मिलेगा, मौका मिलेगा टू बी अ पार्ट ऑफ अ सिक्योरिटी काउंसिल। तो वीटो पावर होती है, जो भी परमानेंट मेंबर है तो परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर होती है, पावर ऑफ परमानेंट मेंबर टू वीटो रिजेक्ट एनी रेजोल्यूशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। यानी कि अगर पांचों के पांचों जब तक परमानेंट मेंबर किसी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पे ओके नहीं करते हैं वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। यानी कि अगर उसमें से एक भी अगर कंट्री ने या मेंबर ने ना क्या कहा तो एक्चुअली क्या होगा परमानेंट मेंबर में से, तो वो रेजोल्यूशन कभी भी पास नहीं हो सकता है। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि इसकी वजह से ये क्या है कि जो भी अभी इजराइल का और पैलेस्टाइन का वॉर चल रहा है, रशिया एंड यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो वो वॉर अभी रुक नहीं पा रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि हर बार कोई ना कोई कंट्री वीटो पावर लगा रहा है। इसकी वजह से जो भी वॉर चल रहा है इन कंट्रियों के बीच में अभी फिलहाल तो वो अभी रोक नहीं पा रहे हैं। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसको इकोसॉक ऐसे भी कहते हैं। तो जो ये प्रिंसिपल बॉडी है यूनाइटेड नेशन का, तो ये प्रिंसिपल बॉडी फॉर द कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग एंड रिकमेंडेशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, उसके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनली एग्रीड गोल। तो दुनिया भर में कहीं भी अगर आपको पॉलिसी बनानी है, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है या सोशल पॉलिसी बनानी है या अदरवाइज एनवायरमेंटल इश्यूज रिलेटेड पॉलिसी बनाना है, तो उसके लिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है वो एग्जैक्टली पॉलिसी फॉर्मुलेट करके उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए फॉलोअप करता है विद अदर कंट्रीज। इसमें 54 मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली इसको 50 मेंबर कंट्रीज को एग्जैक्टली उसको रिप्रेजेंटेशन देती है विद द टेन्योर ऑफ ओवरलैपिंग 3 years टर्म। कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ एक द इकोनॉमिक एंड सोशल जो काउंसिल है वो एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट करता है वर्क ऑफ 14 यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसीज, उसके बाद 10 फंक्शनल कमीशन एंड 5 रीजनल जो कमीशन है, तो उसके काम को सुपरविजन करने का काम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल करता है।
जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने एग्जैक्टली अलग अलग कामों के लिए अलग अलग एजेंसीज एस्टेब्लिश की है। तो उसमें से फर्स्ट वन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड में जितने भी लेबर है और लेबर रिलेटेड इश्यूज है एंड लेबर रिलेटेड कंसर्न है, ये इसको सॉर्ट आउट करता है। लेबर एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, या वर्ल्ड में अगर जिस भी कंट्री को एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर कुछ भी मदद चाहिए तो उसके लिए फाओ मदद करता है। और ख़ास करके दुनिया में हंगर कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए फाओ ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया अभी तक। यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो साइंटिफिक आप अगर रिसर्च करना है या कल्चरल हेरिटेज को मेंटेन करना है तो उसका काम एग्जैक्टली यूनेस्को करता है वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर दुनिया भर में कहीं भी हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यू है तो उन लोगों को, उन कंट्री को हेल्प करना ऑन हेल्थ फ्रंट, तो उसका काम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अगर मान लीजिए किसी कंट्री के पास मान लीजिए पैसा नहीं है और बैंकरप्ट हो गया है या उनके पास द इकोनॉमिक पावर बहुत कम रह गया है, तो इस केस में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑन सम सर्टन टर्म्स क्या करता है, उन कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है सो दैट कंट्री कैन रिवैम्प एंड रीएस्टेब्लिश। यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी में वर्ल्ड बैंक ग्रुप आता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी बैंक है तो उनका ग्रुप बन गया है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया भर में जहाँ भी एविएशन है या एरोप्लेन रिलेटेड जो भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो भी एविएशन होता है तो उसको कंट्रोल करता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन। फिर उसके बाद आता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अगर मरीन या ओशियन रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करता है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, पूरे वर्ल्ड वाइड में जितना भी टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड जो भी अगर कुछ कंसर्न है तो दैट कैन बी सॉर्टेड आउट बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। फिर उसके बाद है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, तो दुनिया भर में जितने भी पोस्टल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन या उनके कुछ डेवलपमेंट है तो दैट कैन बी डन थ्रू द यूपीयू। उसके बाद वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो दुनिया भर में अगर जो भी क्लाइमेट एंड वेदर रिलेटेड अगर कुछ कंसर्न है या कुछ कंसेंसस बनाना है या पॉलिसी बनाना है तो दैट इज जनरली डन बाय WMO यानी वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, तो पूरे वर्ल्ड में अक्रॉस द एग्जैक्टली ग्लोब अगर किसी भी कंट्री को अगर टूरिज्म रिलेटेड कुछ भी पॉलिसी यूज़ करना है या किसी कंट्री को कुछ दिक्कतें आ रही है अदर बिकॉज ऑफ अदर कंट्रीज पॉलिसी, तो दैट कैन बी सॉर्टेड आउट अंडर द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर जो एजेंसी है इसका मेजर काम रहता है कि दुनिया भर में अगर जितनी कोई भी कंट्री है और उस कंट्री का अगर डेवलपमेंट सही से नहीं हो रहा है तो उस कंट्री को डेवलप करने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं दैट कैन बी हेल्प्ड आउट, दैट इज़ डन बाय द UNDP। फिर उसके बाद है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर मान लीजिए दुनिया भर में अगर कहीं इंडस्ट्री अच्छे से डेवलप करना है तो उसके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मदद करती है। उसके बाद है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो एग्रीकल्चर के रिसर्च के लिए या उसके डेवलपमेंट के लिए यह एजेंसी मदद करती है। उसके बाद आता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो दुनिया भर में अगर कोई प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है दैट कैन बी सॉर्टेड आउट बाय दिस एजेंसी। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या था कि एग्जैक्टली पहले जब World War I ख़त्म हुआ या World War II ख़त्म हुआ तो बहुत सारी कंट्रीज़ क्या थी, बहुत सारी कंट्रीज़ की बहुत सारी कॉलोनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड थी। तो उसके लिए क्या था कि एग्जैक्टली ऐसा ट्रस्टीशिप काउंसिल बन गया और ऐसा डिसाइड किया था कि धीरे धीरे ये जो भी कॉलोनीज है तो कॉलोनीज़ को धीरे धीरे इंडिपेंडेंस दिया जाएगा या उनको आज़ाद किया जाएगा, फ्री किया जाएगा। तो एस्टेब्लिश इन 1945 UN चार्टर अंडर चैप्टर 13। तो बाय 1994 क्या हो गया, ऑल ट्रस्ट टेरिटोरीज हैड अटेंड सेल्फ गवर्नमेंट, तो यानी ट्रस्ट टेरिटोरीज के नाम पे लिस्ट में जितने भी ये थे रीजन थे तो वो उनको आइदर सेल्फ गवर्नमेंट अवेलेबल करके दे दिया या उनको इंडिपेंडेंस मिल गया। तो इसके वजह से क्या हो गया, द ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंडेड ऑपरेशन फ्रॉम 1 नवंबर 1994। तो अभी ये फिलहाल जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है तो वो सस्पेंडेड है या काम नहीं कर रहा है, ऐसे कह सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर दुनिया भर में किसी भी दो कंट्री के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट चल रहा है, मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री में एक साथ अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो दैट डिस्प्यूट कैन बी सॉर्टेड आउट बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसका एग्जैक्टली हेडक्वार्टर है नेदरलैंड में है। इट इज़ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन फॉर यूनाइटेड नेशन
established in June 1945 under the Charter of United Nations and began work in 1946. एस्टेब्लिश हो गया 1945 में एंड काम उसने स्टार्ट किया 1946 में। तो आईसीजे आने से पहले एग्जैक्टली कोर्ट था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस विच वाज एस्टेब्लिश बाय लीग ऑफ नेशन इन 1920। तो लीग ऑफ नेशन ही खत्म हो गया, तो बाद में ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस है उसको रिप्लेस किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। सेक्रेटेरिएट यूनाइटेड नेशन का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बिकॉज क्योंकि जो भी काम चलता है या किसी भी ऑर्गन में या किसी भी स्पेशल एजेंसी में या किसी भी यूनाइटेड नेशन के किसी भी एग्जैक्टली पर्टिकुलर अगर एजेंसी में काम चलता है तो उसको सब कैरी आउट करने का, उनको मैन पावर रिसोर्सेज प्रोवाइड करके देने का काम सेक्रेटेरिएट करता है। तो सेक्रेटेरिएट का हेड होता है सेक्रेटरी जनरल एंड प्लस 10 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर, यानी कि हजारों लोग एक साथ उधर काम करते हैं सेक्रेटेरिएट पे। दे कैरी आउट द डे टू डे वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन एज मैंडेटेड बाय जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली ने जो भी काम दिया है वो करते हैं, और एंड अदरवाइज जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन है या प्रिंसिपल ऑर्गन्स है तो उसके कुछ भी काम रहते हैं तो दैट जनरली कैरिड आउट बाय द सेक्रेटेरिएट ओनली। ऑल रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाय द सेक्रेटेरिएट ओनली। तो सेक्रेटरी जनरल जो है तो वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है ऑफ द सेक्रेटेरिएट, और उसको अपॉइंट किया जाता है बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। यानी कि अगर किसी बंदे को अगर सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करता है या अदरवाइज उसको रिजेक्ट करता है तो जनरल असेंबली कैन नॉट अपॉइंट दैट पर्टिकुलर पर्सन एज अ सेक्रेटरी जनरल। तो सेक्रेटरी जो जनरल है उसका टर्म जो होता है वो 5 years के रहता है और वो रिन्यूएबल होता है, यानी कि एक बंदा कंटिन्यूसली हर एवरी 5 years कैन वर्क एज अ सेक्रेटरी जनरल। यूनाइटेड नेशन का जो भी स्टाफ मेंबर्स है दे आर रिक्रूटेड इंटरनेशनली, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली इवन लोकली यूनाइटेड नेशन के स्टाफ मेंबर का रिक्रूटमेंट होता है टू वर्क इन देयर ड्यूटी स्टेशन एंड ऑन पीस मेकिंग मिशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो दुनिया भर में जहाँ यूनाइटेड नेशन के जहाँ भी काम चलते हैं तो उनके एग्जैक्टली जो रिक्रूटमेंट है वर्ल्ड वाइड और लोकली की जाती है। शिप जो है तो पहले इनिशियली एस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन एंड वुमेन, कि जो भी वर्ल्ड वॉर की वजह से जिनको भी दिक्कतें आ गई है, जिनको भी खाना सही से नहीं मिल रहा है, उनको बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो उसके लिए यूनिसेफ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड क्रिएटेड, इसका नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड अभी फिलहाल, फिर ये क्रिएट हुआ था 1946 में। इसका ऑब्जेक्टिव था टू इमरजेंसी फूड देना, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना टू चिल्ड्रन एंड मदर उन सारी कंट्री में कि जो जिनका नुकसान हो गया है वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से। बट एग्जैक्टली क्या हो गया कि बाद में एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया, मेजरली जो चिल्ड्रन है तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ चिल्ड्रन दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग। तो इसके फिलहाल 36 मेंबर्स है इलेक्ट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा, इकोसॉक के द्वारा फॉर द ईयर 3-year टर्म। तो इसका जो सप्लाई डिवीजन है यूनिसेफ का वो कोपेनहेगन में है जो डेनमार्क में है। वो एग्जैक्टली मेजरली प्रोवाइड करता है वैक्सीन्स, एंटी रिट्रोवियल मेडिसिन देता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देता है, इमरजेंसी शेल्टर देता है, फैमिली रीयूनिफिकेशन करता है एंड एजुकेशनल जो सप्लाईज है तो उसके लिए ये यूनिसेफ है बहुत ज़्यादा काम करता है। यूनाइटेड नेशन की अगर फाओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये क्रिएट किया था 1945 में। इसका मेजर काम है टू डिफीट हंगर, यानी कि दुनिया में कहीं भी अगर भूखमरी ना हो तो उसके लिए द फाओ इज वर्किंग। इसके अलावा टू मॉडर्नाइज एंड इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरी प्रैक्टिसेस, इंश्योरिंग गुड न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी टू ऑल। तो एग्जैक्टली जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड है या फूड रिलेटेड जो भी कंसर्न है तो उसमें डेवलपमेंट करना, उसमें रिसर्च करना एंड दुनिया भर में अगर कोई भूख है, हंगर है तो उसको ख़त्म करने का काम फाओ करता है। उसके बाद है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो एग्जैक्टली 1919 में ही वो एस्टेब्लिश हुआ था अलॉन्ग विद द ट्रीटी ऑफ द वर्सली। तो इसका मेजर काम है दुनिया भर में जितने भी वर्कर है अगर उनको अगर अच्छे से रिस्पेक्टफुल अगर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है, उनकी अगर जो राइट्स है, जो बेसिक राइट्स है एट द वर्किंग कंडीशन अगर वो नहीं है तो उसके लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। It is function is to advance social justice and promote decent work, set international labor standard, set rights at a work, created in 1919 as a part of a treaty of Versailles। इसमें क्या क्या वो देखते हैं, वो आवर्स ऑफ वर्क देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट,
फिर अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पेंसेशन, उसके बाद मैटरनिटी प्रोटेक्शन, नाइट वर्क फॉर वुमेन, नाइट वर्क फॉर यंग पर्सन, मिनिमम वेज, इन बातों पे वो अलग अलग रेजोल्यूशन पास करके उसको ऑल कंट्रीज को कंपलसरी करते हैं उसको फॉलो करने के लिए। उसके बाद है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, तो एग्जैक्टली अगर जब भी वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था सेकंड, तब क्या हुआ था कि बहुत सारी कंट्री की एग्जैक्टली कंडीशन नहीं थी कि वो रिवैम्प कर पाए या रीगेन कर पाए अपने इकोनॉमी को। तो इसके लिए क्या किया था, वर्ल्ड वाइड एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया गया था। उसका काम था टू रेगुलेट द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ऑर्डर, और उस कंट्री को एग्जैक्टली वापस रिवैम्प करने के लिए पैसा प्रोवाइड करना। तो उसके लिए ये क्रिएट किया था 1945 में। उसी बेसिस पे वर्ल्ड बैंक भी एग्जैक्टली सेटअप किया था। अभी फिलहाल जो भी इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड है, तो वो उनको उन कंट्री को मदद करता है जो कंट्री अभी फिलहाल बैंक करप्ट है या सही से परफॉर्म नहीं कर रही, तो उनको अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन पे IMF क्या करता है, तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे क्या करता है, तो लोन प्रोवाइड करके देता है। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो एग्जैक्टली IBRD फाउंडिंग इंस्टीट्यूशन था वर्ल्ड बैंक का, बट उसको बाद में IBRD को रिप्लेस किया वर्ल्ड बैंक ने। उसका काम भी रेगुलेट एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ऑर्डर है। लेकिन वर्ल्ड बैंक के केस में क्या होता है कि यहाँ आपको अलग अलग जो प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए आपको अलग अलग लोन मिलते हैं विद द लेस इंटरेस्ट रेट, और वो आपको क्या करना है, रिटर्न देना है। लेकिन IMF के केस में क्या है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है रिटर्न का वो बहुत लंबा है, इवन 50 ईयर्स 100 ईयर्स ऐसा हो सकता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक का अगर जो भी आपका टाइम है वो अराउंड 20 ईयर्स टू 30 ईयर्स या 40 ईयर्स लगभग ऐसा होता है। और कंपेयर टू IMF जो वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। अगर यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को क्या करता है, प्रमोट कल्चरल हेरिटेज, इक्वल डिग्निटी टू ऑल कल्चर्स, स्ट्रेंथन द बॉन्ड अमंग द नेशन। तो अलग अलग कंट्री में कल्चर का डेवलपमेंट करना, जो भी कल्चरल हेरिटेज है उसको मेंटेन करना, उसको डेवलप करना, उसको प्रिजर्व करना, एंड उसका जो कल्चर है वो अलग अलग कंट्री में स्प्रेड करना, उसके लिए यूनेस्को काम करता है। इवन वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है। एंड इवन अगर वहाँ का कुछ साइंटिफिक या एजुकेशनल अगर कुछ रिसर्च करना है या स्प्रेडिंग करना है या कुछ उसमें डेवलपमेंट करके लाना है, तो उसके लिए भी यूनेस्को फंडिंग भी करता है, और उसके लिए वो उस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर भी करता है। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो दुनिया भर में अगर हेल्थ रिलेटेड अगर कुछ भी, अगर किसी भी कंट्री को दिक्कत है या वर्ल्ड वाइड अगर कोई इशू है कि जो हेल्थ रिलेटेड दुनिया को अगर सता रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो एक्चुअली उसमें बहुत क्या टेक्निकल जो एडवाइस होता है, वो टेक्निकल साइंटिफिक एडवाइस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करके देता है। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर हेल्थ, एस्टेब्लिश इन 1948। उसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। उसका वर्क है वर्ल्ड ग्लोबल हेल्थ मैटर्स को हैंडल करना और उसके ऊपर एडवाइस करना, टू शेप द हेल्थ रिसर्च एजेंडा। यानी कि हेल्थ रिलेटेड अगर कुछ रिसर्च करना है तो उसके लिए वो क्या करता है, स्पॉन्सर करता है, एंड टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है टू कंट्रीज। मॉनिटरिंग एंड असेसिंग हेल्थ ट्रेंड, अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंट्री में कुछ अगर हेल्थ के कुछ कंसर्न आ रहे हैं, तो उसके पर्टिकुलर ट्रेंड को वो मॉनिटर करके असेस करके उस पर्टिकुलर कंट्री को एडवाइस करता रहता है। यूनाइटेड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, तो यूनाइटेड नेशन ने क्या क्या मदद की है अभी तक वर्ल्ड को, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, प्रिवेंटिंग न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, यानी कि जो भी न्यूक्लियर वेपन है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने बहुत अहम भूमिका अदा की है। सपोर्टिंग डिसआर्मेंट, यानी कि बहुत सारी कंट्री क्या करते हैं, अनलिमिटेड एम्यूनिशन, अनलिमिटेड सोल्जर तैयार करते हैं, तो दैट हैज़ बीन कंटेंट एंड कर्टेल्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। प्रिवेंटिंग जीनोसाइड, अगर जब वार होता है तो क्या होता है कि बहुत लोगों का फॉर नो रीज़न कत्ल किया जाता है, तो दैट इज़ बीइंग अवॉइडेड बाय द यूनाइटेड नेशन। उसके बाद यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, तो दुनिया में शांति प्रस्तावित करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने बहुत काम किया है। प्रोमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कंट्रीज है जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है तो उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने बहुत मदद की है। एलिविएटिंग पॉवर्टी, यानी कि ऐसे सब प्रोग्राम उन्होंने हैंडल करने की कोशिश की है कि जिसकी वजह से दुनिया में जितनी भी पॉवर्टी है वो कम से कम हो जाए। उसके बाद फाइटिंग हंगर, तो यानी कि दुनिया में जितनी भी भूखमरी है तो उसको कम करने के लिए भी UN ने बहुत हेल्प किया है। उसके बाद सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन को मदद करना, वुमेन को मदद करना, उनके इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना। उसके बाद टूरिज़्म को सपोर्ट करना एंड एंड प्रमोट भी करना। फिर उसके बाद ग्लोबल थिंक टैंक बन के काम करना एंड अलग अलग कंट्री को अपना जो टेक्निकल एडवाइस है या साइंटिफिक एडवाइस है वो प्रोवाइड करना। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट करके लाना किसी भी कंट्री में, किसी भी रीजन में।
अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर किसी कंट्री में हो रहा है फॉर सम रीजन, मे बी पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज, तो उसमें ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन में भी यूनाइटेड नेशन हैज़ प्लेड अ मेजर रोल। फिर उसके बाद फॉस्टरिंग डेमोक्रेसी, तो दुनिया भर में डेमोक्रेसी कैसे अच्छे से डेवलप कर सकता है, और उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने ऑलवेज हैज़ गिवन अ वेरी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। उसके बाद क्लाइमेट चेंज के लिए भी इवन सस्टेनेबल जो भी गोल हम अभी फिलहाल फॉलो करते हैं, दैट इज़ आल्सो गिवन बाय द यूनाइटेड नेशन ओनली। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल लॉ, अगर किसी कंट्री में अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो वो पीसफुली कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मदद करता है। एडिंग रेफ्यूजीज, बहुत सारे कंट्रीज़ में क्या होता है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को तकलीफ होती है या उनको टॉर्चर किया जाता है, तो दैट पीपल हैज़ बीन गिवन असिस्टेंस बाय द यूनाइटेड नेशन। एंड उसके बाद हेल्थ एंड इंटरनेशनल लेवल, तो हेल्थ एंड इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि अगर कहीं किसी पर्टिकुलर कंट्री को सही से हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो वहाँ मैक्सिमम हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम भी यूनाइटेड नेशन ने अब तक किया है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक, रशियन, मैंडरिन यानी चाइनीज़, ये अभी फ़िलहाल ऑफिशियल लैंग्वेज है कि जिसमें जो भी काम है वो यूनाइटेड नेशन का इस लैंग्वेज में चलता रहता है।